Hi everyone, welcome back to our YouTube channel 12 Minutes to CLAT. I am Diksha Pandey and today in this video we are going to discuss why most law aspirant, CLAT aspirants quit midway. बीच में क्यों छोड़ देते हैं अपनी प्रिपरेशन? क्या ऐसे रीजंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन बीच में ही छोड़ दें, बीच में क्विट कर दें? उन सारे चैलेंजेस की बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है और क्या चीज़ करनी है जिससे आप इस पूरी जर्नी को ब्यूटीफुली कंप्लीट कर पाएं और अपने ड्रीम एनएलयू तक पहुंच पाएं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम चैलेंजेस की बात करेंगे। पहला चैलेंज तो ये स्टूडेंट फेस करते हैं कि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वो चीज़ों को चेस करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, आज मैंने टॉपर का इंटरव्यू सुना तो मैं कल से तैयारी शुरू कर दूंगा या कर दूंगी और 1 महीने के अंदर मैं टॉपर के बराबर जो पेस है वो अचीव कर लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। टॉपर की भी एक जर्नी है, जो आप जिनका इंटरव्यू सुनते हो उनकी भी एक जर्नी रही है जो कि बहुत आसान नहीं है। और हर एक स्टूडेंट का एक अलग अलग माइंडसेट होता है, हर एक स्टूडेंट का एक आईक्यू अलग होता है और कैपेबिलिटीज़ भी अलग होती हैं। अगर कोई 2 घंटे पढ़ के उतनी ही प्रोडक्टिविटी अचीव कर पा रहा है जितनी दूसरा स्टूडेंट 5 घंटे पढ़ के कर पा रहा है, तो दोनों में एक डिफरेंस है जो कि नेचुरल डिफरेंस है। तो हम जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं खुद से, तो कई बार उन एक्सपेक्टेशन को हम अचीव नहीं कर पाते हैं और बाद में अपना मोटिवेशन लूज कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है यूट्यूब पर स्ट्रैटेजी वीडियोस में, अपने टीचर्स से, अपने कलीग से ये सुना है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। वो स्टार्ट करते हैं, 1 महीना पढ़ते हैं, 2 महीना पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद जब उनको कोई रिजल्ट नहीं दिखता है तो वो छोड़ देते हैं उसे पढ़ना। या फिर दूसरा ये रीज़न होता है कि वो मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली उनके मार्क्स एक एवरेज मार्जिन पर ही चल रहे होते हैं। 50 से कभी 52 आ गए, कभी 50 आ गए, कभी 49 आ गए, कभी 55 आ गए और इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाते हैं। 5-10 मार्क्स आगे नीचे, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो फिर कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक होती है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी है। टॉपर्स की वीडियो देखो, बिल्कुल देखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है, सो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ वन डे और 2 डे, इट्स अ मैटर ऑफ 3-4 मंथ्स। आप कोई भी चीज़ इंप्रूव करना चाहोगे, चाहे आप अपनी रीडिंग स्पीड इंप्रूव करना चाहो या फिर अपना कॉम्प्रीहेंशन या इंटरप्रिटेशन इंप्रूव करना चाहो, उसमें टाइम लगता है। तो जो भी एक्सपेक्टेशन अपने साथ अपने खुद से रखो वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक मत रखना। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट को देखकर बच्चे शॉक हो जाते हैं। उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, टॉपर के ये चीज़ पढ़ने से और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने से 90-100 मार्क्स आ रहे हैं, तो हम भी अगर सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो हमारे भी 90-100 मार्क्स आएंगे। लेकिन उनका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग था पहले से ही, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट का अगेन आईक्यू अलग है, फाउंडेशन बेस भी अलग है। हो सकता है उसको पहले से 4 चीज़ें आती हों तो उसको उन चीज़ों ने हेल्प कर दी कि वो और कम टाइम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पा रहा है। लेकिन वो सेम चीज़, वो सेम स्ट्रैटेजी शायद आपके साथ वर्क ना करे। तो मॉक टेस्ट से आपको भयभीत नहीं होना है, शॉक नहीं होना है। आपको मॉक टेस्ट को सिर्फ इस तरीके से लेना है कि ये मेरे मिस्टेक्स को मुझे एनालाइज करने में हेल्प करेंगे। आपको मॉक्स को इस तरीके से नहीं लेना कि ये तो जजमेंट है और ये मेरे मार्क्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मेरे मार्क्स एक्चुअल एग्जाम में कितने आने वाले हैं। ऐसा नहीं है। मॉक्स बेसिकली आपके मिस्टेक को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं और आप जब मॉक्स देते हो तो उनमें आपको मिस्टेक्स देखनी होती हैं कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की हैं ताकि आप उन्हें रिपीट ना करो। तो मॉक से डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे इनफैक्ट लर्न करना है। हर मॉक से आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक टेस्ट को ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल स्कोर देखते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ और टॉपर्स के साथ और फिर अपना मोटिवेशन वहीं लूज कर देते हैं और शायद सोचने लग जाते हैं कि वी आर नॉट केपेबल फॉर दिस क्लैट एग्जामिनेशन और बीच में वो क्विट कर देते हैं। तीसरा रीज़न ये होता है कि कई बार वो कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस दिस पर्टिकुलर चैलेंज। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल सब लोग इतना एक्टिव हैं, प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स में जा रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनको लगता है कि टॉपर कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। मेरे आसपास जो लोग पढ़ रहे हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो हम दिन रात साथ में मिलकर पढ़ते हैं, उनके मुझसे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं बट मेरे नहीं आ रहे। जिससे एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है अपने माइंड में और साथ ही साथ कंपैरिजन जो है वो हम करने लग जाते हैं
और उनसे कंपेयर करके हमको लगता है कि हम तो केपेबल हैं ही नहीं ये एग्जाम के लिए। वो भी उतना ही पढ़ रहे हैं, हम भी उतना ही पढ़ रहे हैं, वो भी सेम चीज़ पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ पा रहे और उनके मार्क्स आ पा रहे, दैट मीन्स हमारे अंदर कुछ दिक्कत है। तो कंपैरिजन आपको नहीं करना है। कंपटीशन दुनिया नहीं है आपकी, कंपटीशन आप अपने खुद हो। पहले आप अपने आप से कॉम्पीट करो, धीरे धीरे करके आप अपने ओल्डर वन से इम्प्रूव कर जाओगे और आप एक नए एस्पिरेंट बन के निकलोगे। ठीक है, तो आज अगर मेरे को एक कोई चीज नहीं आती है तो मुझे इम्प्रूव करनी है ताकि कल की दीक्षा को वो चीज आए। ठीक है, तो आपका कंपटीशन आप खुद हो, दुनिया नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट इतना ज़्यादा है, एक्सेसिव कंटेंट होने की वजह से स्टूडेंट्स कई बार बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं कि मैम बताइए कौन सी ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हमारी AIR 1 आ जाए। मैम ये बताइए कि कौन सा न्यूज़पेपर बेस्ट है। अच्छा मैम ये बता दीजिए कि कौन से कोचिंग का स्टडी मटेरियल हम रेफर करें। करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट सोर्स कौन सा रहेगा, किस पे हम रिलाई करें सबसे ज्यादा, ट्रस्टेबल सोर्स बता दीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस ना दिमाग में तब आते हैं जब हमारे पास एक्सेसिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है। तो आपको क्या करना है कि अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको पहले लिमिट कीजिए और फिर उन रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करके सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज से अपनी सारी स्टडी कंप्लीट कीजिए, सारा रिवीजन और पढ़ाई सिर्फ वहीं से कीजिए। मल्टीपल सोर्सेज को आप रेफर करेंगे तो आप सुपरफिशियली ही किसी टॉपिक को कवर कर पाएंगे और उसका रिवीजन रह जाएगा। और क्लैट में रिवीजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स आपको उसे रिवाइज करना पड़ता है। सो लिमिट योर रिसोर्सेज एंड रिवाइज इट पीरियोडिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या फिर किसी टॉपर का पॉडकास्ट देख लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत जोश आ जाता है और हमको लगता है कि चलो ठीक है, आज से हमने रेजोल्यूशन ले लिया, आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद 2-4 दिन, 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की सिटिंग लगाकर वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि क्योंकि आपके माइंड को इतनी आदत नहीं हुई है और उसको वो उसका रूटीन नहीं बन पाया है 10-12 घंटे बैठ के पढ़ना, तो वो 1-1.5 हफ्ते में एग्जॉस्ट हो चुका होता है। ठीक है, और फिर क्या करते हो आप घोस्ट करने लग जाते हो अपनी स्टडीज को, अपने स्केड्यूल को, और फिर आप नहीं पढ़ते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, 1-1.5 हफ्ते पढ़ाई की क्योंकि जोश था और उसके बाद वो 10 घंटे 12 घंटे की जो मेहनत है वो सीधा 1 या 2 घंटे पर आकर रुक गई। तो जो कंसिस्टेंसी है वो बच्चे ब्रेक कर देते हैं और कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है दोबारा से। अगर आपने मोमेंटम ब्रेक कर दिया तो सेम मोमेंटम बनाने में आपको 1 से 1.5 महीना लगता है। आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, डोंट सिट फॉर 10-12 आवर्स ऑफ स्टडी, डोंट डू दैट। ठीक है, ये बहुत डेंजरस है क्योंकि उससे आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने माइंड को एग्जॉस्ट कर रहे हो और एग्जर्शन की वजह से फिर वो गिव अप कर देता है थोड़े टाइम बाद। तो आपको पहले अपना जो कैपेसिटी है वो चेक करना है कि आप कितने कितने केपेबल हो कितने घंटे पढ़ने के लिए। 2 घंटे पढ़ पा रहे हो तो 2 घंटे पढ़ो, फिर धीरे 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 करके 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपने आवर्स को आप इंक्रीज कर सकते हो, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। और बीच में ब्रेक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स ब्रेक नहीं लेते हैं, उनको लगता है इकट्ठा ब्रेक ले लेंगे, है ना, संडे को पूरे दिन नहीं पढ़ेंगे, ब्रेक ले लेंगे। ऐसा नहीं है। संडे को 20 मिनट पढ़ लो, आधा घंटा पढ़ लो। संडे को ऐसा मत सोचो कि भाई अब तो नहीं, कोई पढ़ाई नहीं होगी। कंसिस्टेंसी उससे भी ब्रेक होती है ना, क्योंकि आपने संडे को कुछ नहीं किया तो दिमाग में बहुत ज्यादा लेजर आ गया और ऐसा लगा कि अरे वाह कितना अच्छा दिन है, और फिर अगले दिन पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर आप रेगुलर डेली डोजेज दोगे अपने माइंड को तो उसको पता रहेगा कि देखो पढ़ना तो मुझे रोज है, लेकिन हाँ संडे को थोड़ा सा ना फ्री टाइम मुझे ज्यादा मिलता है, तो ठीक है संडे का दिन थोड़ा सा चिल है। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। हाँ ये कर सकते हो, किसी दिन थोड़ा सा कम पढ़ लिया, चीट डे बना लिया, ठीक है, दैट इज अलाउड। तो ब्रेक्स आपको लेने हैं। और कई बार बच्चे स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि वो मतलब मेंटली अपने आप को फिजिकली और मेंटली बर्न आउट भी कर देते हैं, है ना। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 7। मतलब इतना पढ़ लेंगे कि अपने स्लीप से सेक्रीफाइस करते हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे सो रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। इसकी वजह से मेंटल फटीग, फिजिकल फटीग आता है, इरिटेशन आता है उससे, और धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हो जाती है। बर्न आउट कर देते हो आप अपनी पूरी एनर्जी को, पूरे इंथुजियाज्म को, वो नहीं करना है, ठीक है। और वीक रीडिंग हैबिट की वजह से भी स्टूडेंट्स कई बार फेस करते हैं कि उनके मार्क्स में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं।
क्योंकि देखो ये पूरा जो क्लैट का एग्जाम है ना, वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका आपकी रीडिंग स्पीड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, सीखनी है और इन हैबिट्स को और इन क्वालिटीज को डेवलप करना है अपने अंदर। अगर ये क्वालिटी आप डेवलप नहीं कर पाओगे तो क्लैट थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर हो सकता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए क्रैक करना, क्योंकि क्लैट बहुत लेंदी आता है। टाइम लिमिट हमारे पास बहुत कम है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड टाइम लिमिट के साथ हमें ये एग्जाम देना होता है। तो आपको रीडिंग स्पीड अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो रीडिंग हैबिट्स है वो बहुत वीक हैं। स्टूडेंट्स रीड नहीं करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करते रहते हैं थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन, और बाद में उनको रियलाइज होता है कि अच्छा मेरे को तो स्पीड भी डेवलप करनी थी, मैं तो बहुत स्लो रीडर हूँ। तो आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, सारे कॉन्सेप्ट रट कर चले जाओ, लेकिन अगर आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो मार्क्स कहाँ से लाओगे? ठीक है, तो रीडिंग स्पीड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इंटरप्रिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको रीडिंग हैबिट्स जो है अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके अलावा फेलियर का फियर बहुत सारे बच्चों को होता है। इनफैक्ट 100 में से 99 स्टूडेंट्स को ये वाली प्रॉब्लम तो होती ही होती है। उनको डर लगता है कि अगर फेल हो जाएंगे तो क्या। एंड दिस इज द साइन ऑफ मेच्योरिटी, जहां पर आप अपने आप को ये समझा पा रहे हो कि ठीक है, फेलियर एंड सक्सेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड फेलियर इज नॉट अ फेलियर, फेलियर इज अ लर्निंग। सक्सेस ठीक है, बहुत अच्छी बात है हमें अगर मिल गई तो, बट अगर हमें नहीं मिली सक्सेस तो वो फेलियर नहीं माना जाएगा, वो लर्निंग होगी। ऐसा नहीं है कि आपने साल भर पढ़ा और आप अपना ड्रीम एनएलयू अचीव नहीं कर पाए तो आप फेल हो गए। नहीं, आपने 1 साल किसी प्रोसेस को दिया है, तो उस प्रोसेस ने आपको कुछ ना कुछ तो सिखाया ही होगा। आपको बहुत सारे लॉस पता चल गए होंगे, आपको इंटरप्रिटेशन करना आ गया होगा, आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो गई होगी, आपका सोचने का नजरिया बदल गया होगा, बहुत सारे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो वो एक पार्ट ऑफ लर्निंग है जो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी आपकी लाइफ में। लाइफ बहुत बड़ी है, यू नेवर नो आपकी कौन सी हैबिट, आपकी कौन सी क्वालिटीज जो आपने इस पूरे जर्नी में डेवलप की है वो आपके कहाँ काम आ जाए। ठीक है, सो नेवर फियर ऑफ योर फेलियर्स। ठीक है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग एज वेल। लास्ट इज एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वाई। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उनको लॉ क्यों करनी है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि लॉ स्कूल के एकदम मिड में आकर ये सोच रहे थे कि हमने लॉ की क्यों, हम एमबीए कर लेते, बीटेक कर लेते या कुछ और कर लेते, कंटेंट क्रिएशन कर लेते, बिकॉज ये प्रोफेशन हमारे लिए है नहीं। तो जब वो सोचते थे कि हमने क्यों किया, तो रीजन उनका जो जवाब था वो क्या आता था, पेरेंट्स ने कह दिया कि लॉ कर लो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, या फिर मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे लॉ, इस वजह से मैंने भी लॉ कर लिया कि चलो ठीक है कंपनी मिल जाएगी, या फिर लॉ एज अ करियर बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है सुनने में, और एनएलयू का एक्सपोजर काफ़ी सुना है, बहुत मशहूर है, तो इसलिए हमने लॉ कर ली। लॉ करने के पीछे का रीज़न क्या है, इस एग्ज़ाम को देने के पीछे का रीज़न क्या है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये मालूम हो कि आप ये एग्जाम क्यों देना चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ ही इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, देन एंड देयर उस थॉट को क्विट कर दो और किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करो। ये मेरी जेन्युइन और बेस्ट एडवाइस है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके पास जेन्युइन एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि आप क्यों लॉ करना चाहते हो, स्किप दिस पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि बाद में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और फिर आप नहीं फिगर आउट कर पाओगे कि आप क्या कर सकते हो। और अगर कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में घुसने की कोशिश करोगे ना, तो एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाओगे और फिर लाइफ में ऐसा लगेगा कि यार क्यों ही कर ली लॉ, है ना, वो गिल्ट रह जाएगा। गिल्ट ट्रिप हमेशा आपको होती रहेगी। एंड लास्ट इज मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाट क्लैट एक्चुअली टेस्ट। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि क्लैट का एग्जाम क्या टेस्ट कर रहा है। उनको लगता है कि वो हमारी नॉलेज टेस्ट कर रहा है, उनको लगता है हमारा लॉ टेस्ट कर रहा है, लीगल एक्विपमेंट टेस्ट कर रहा है। बट देखा जाए ना तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पर बेस्ड है, आपकी रीडिंग स्पीड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन। क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जो कि 12th पास आउट स्टूडेंट्स देते हैं, और 12th पास करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 98% स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने आज से पहले कभी भी लॉ नहीं पढ़ी होती है। तो जो क्लैट कंसोर्शियम है वो भी इस चीज़ को प्रिज्यूम करके चलता है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारा ये एग्जाम देने वाले हैं उनको लॉ नहीं पता। और अब वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको पैसेज देंगे, क्वेश्चंस देंगे, आपको पैसेज पढ़ना है, इंग्लिश तो समझ में आती है ना, पैसेज पढ़ो, उसे इंटरप्रेट करो और उस नॉलेज को आप उठाकर किस में लगा दीजिए, फैक्ट्स में, क्वेश्चंस में लगा दीजिए, और अपने अपने हिसाब से जो भी लॉजिकल साउंड आपको आंसर दिखे वो आप मार्क कर दीजिए। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है इस पूरे एग्जाम की।
और टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, तो आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट बेसिक्स। अगर आपको क्लैट और किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बेसिक्स नहीं भी आते हैं ना, तो भी आपको पैसेज में वो सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए, वो अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया और रीडिंग स्पीड अपनी अच्छी कर ली, तो ये एग्जाम केक वॉक है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। क्या चीजें नहीं करनी है वो मैंने आपको बता दी, और किन चीजों का डर होता है वो भी बता दिया। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसे हैबिट्स हैं जो कि आपको एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट बना सकती हैं। सबसे पहली चीज तो हमेशा बैड मॉक स्कोर्स के बाद कंटिन्यू रखो अपनी कंसिस्टेंसी को। ऐसा नहीं है कि आज खराब दिन था, आज मॉक भी खराब गया है तो हमने उसको एनालाइज ही नहीं किया, या फिर 4-5 दिन फिर हमने पढ़ना ही बंद कर दिया। नहीं, कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं करनी है। दूसरी चीज, अगेन मोटिवेशन भले ही डिसअपेयर हो जाए लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं छूटनी चाहिए। तीसरी चीज, आप हमेशा इंप्रूवमेंट पे फोकस करो रादर देन कंपैरिजन। दूसरों से कंपेयर करोगे तो कभी भी वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने आज पर्सन ए से कंपेयर किया तो पर्सन बी अगले दिन आपसे ज्यादा आगे निकल जाएगा, तो वो कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होगा, है ना। हमेशा आपसे ज्यादा बेटर पर्सन आपको दिख जाएगा। द वर्ल्ड इज सो बिग, ठीक है, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड अ पर्सन बेटर देन यू। आपको क्या करना है, हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ फोकस करना है रादर देन कंपैरिजन विद अदर्स। नेक्स्ट इज रीड एवरी डे। रीडिंग हैबिट स्ट्रॉन्ग करनी है, मैंने बता दिया है क्यों स्ट्रॉन्ग करनी है ना। एंड रिवाइज करना है रेगुलरली, पीरियोडिकली। आपको जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना रेगुलर बेसिस पे, कोचिंग का कोई मटेरियल है, कोई रिसोर्स है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो, क्योंकि वन टाइम रिटेंशन नहीं हो पाता। कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ोगे आप 100% उसे रिटेन नहीं कर पाओगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी को ट्रस्ट करना है और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर फोकस करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अपना, है ना। ऐसा नहीं है कि एक महीने में वो रिजल्ट नहीं आया तो अगले महीने भी नहीं आएगा और आपने उस स्ट्रैटेजी को एकदम चेंज कर दिया या ड्रॉप कर दिया। ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। एंड नेक्स्ट इज एक्सेप्ट सेटबैक्स एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, कभी कभार मॉक थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है या फिर हम थोड़े मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे मॉक्स में मार्क अच्छे नहीं आते हैं। इससे हमें मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। हमें हमेशा सेटबैक्स को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हमें ये चीज़ नहीं आती है बट हम ये चीज़ सीख लेंगे। ठीक है, सो एक्सेप्टेंस करना आना चाहिए आपको एंड कीप शोइंग अप। ठीक है, आपको ग्रो करना है, धीरे धीरे आपको अपनी कैपेबिलिटीज को और ज़्यादा इंप्रूव करना है और ज़्यादा अच्छा करना है, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम लाइक एनीथिंग। ठीक है, बहुत आसानी से ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ईजी है, लेकिन 3 चीज़ों पे अगर आपने काम कर लिया तो बस फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर ये जितने भी चैलेंजेस है ना एकदम से गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, कमांड कीजिए। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर थोड़ी बहुत भी समझ में आ गई हैं तो शायद इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी लॉन्ग टर्म में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन केस कोई भी अगर डाउट है, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।